नमस्कार। अभी आप उर्मिला ठाकुर जी को सुन रहे थे। लोग अभी हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? हेलो, हेलो। मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं? मैं देवेंद्र पांडे। आवाज़ सुनाई दे रहा है पांडे जी? विंध्याचल पांडे जी, नमस्कार। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सीधे कविता पर आता हूँ, लोग जुड़ते जाएंगे। मैं हास्य व्यंग की रचनाएं लिखता हूँ। ये लाइव का मेरा पहला अनुभव है जी। धन्यवाद, धन्यवाद विंध्याचल जी। एक हास्य व्यंग की रचना है। कविता का शीर्षक है बोझ। यह कविता इस अवधारणा पर आधारित है कि मृत्यु यकबयक नहीं आती, मृत्यु अचानक से नहीं आती। यमराज ले जाने से पहले सुधरने का भरपूर मौका देता है। तो सुनिए कविता का शीर्षक अल सुबह। इस ग्रुप में बहुत कम मित्र ऐसे हैं मेरे जो मेरे फेसबुक वाल से जुड़े हैं, और अधिकांश मुझे होंगे। कृपया धैर्य बनाए रहें। धन्यवाद अखलाक भाई। कविता का शीर्षक है बोझ। अल सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। अल सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा सामने यमराज खड़ा है। मारे डर के घिग्गी बंध गई। बोला अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, कभी सम्मेलनों का नया नया पहलवान हूँ। आपको कोई दूसरा दिखा नहीं, जानते हैं मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं। अल सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा सामने यमराज खड़ा है। मारे डर के घिग्गी बंध गई। बोला अभी तो मैं जवान हूँ, कभी सम्मेलनों का नया नया पहलवान हूँ। आपको कोई दूसरा दिखा नहीं, जानते हैं मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं। क्या गजब करते हैं, कभी क्या बिना लिखे मरते हैं। यमराज सकपकाया, मेरा परिचय जान घबराया। यमराज सकपकाया, मेरा परिचय जान घबराया। मैं तुझे नहीं झेल सकता, नर्क में भी नहीं ठेल सकता। मगर आया हूँ तो खाली हाथ नहीं जाऊँगा। अभी तेरे बालों की कालीमा लिए जा रहा हूँ। भगवान ने आदेश दिया तो फिर आऊँगा। सुनते ही मैं खुश हो गया। सोचा वाह कितना अच्छा है कि कवि हो गया। बोला जा ले जा। यमराज से बोला जा ले जा, तू भी क्या याद करेगा। मैं सफ़ेद बालों से ही काम चला लूँगा, स्पेशल हेयर डाई लगा लूँगा। कुछ वर्षों बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। खोला देखा कांप गया, वही यमराज खड़ा है भांप गया। कुछ वर्षों बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। खोला देखा कांप गया, वही यमराज खड़ा है भांप गया। हिम्मत जुटाकर बोला आइए आइए, मैंने 2-4 कविताएं लिखी हैं, सुनते जाइए। वह सुनते ही रोने लगा। मुझे लगा उसको भी कुछ कुछ होने लगा। दुखी होकर बोला यमराज मुझे माफ़ करना कविराज, मैं आना नहीं चाहता, मगर तेरी मौत यहाँ खींच लाती है। पता नहीं आदमी को पहचानने में भगवान से बार बार चूक क्यों हो जाती है। मगर आया हूँ तो खाली हाथ नहीं जाऊँगा।
इस बार तेरे आंखों की थोड़ी रोशनी ले जाऊंगा। मैंने कहा जा ले जा। मैंने कहा जा ले जा, मैं चश्मे से काम चला लूंगा। मगर फिर आया तो अपनी सारी नई कविताएं तुझे सुना दूंगा। मगर फिर आया तो अपनी सारी नई कविताएं तुझे सुना दूंगा। सुनते ही यमराज भाग गया। इस तरह मेरा भ्रम, मेरा भाग्य फिर जाग गया। कुछ वर्षों बाद वह फिर आया। कुछ वर्षों बाद वह फिर आया। अब की बार मेरे 2 दांत उखाड़ ले गया। मैंने तुरंत नकली दांत लगा ली। सोचता हूं फिर आया तो क्या करूंगा। सोचता हूं फिर आया तो क्या करूंगा। कौन सा अंग दे उसे संतुष्ट करूंगा। सोचता हूं अब आए तो उसके साथ चल दूं। सोचता हूं अब आए तो उसके साथ चल दूं। हाथ पैर सलामत रहे तभी जाना अच्छा है। आज बेटा भी तभी तक प्यार करता है जब तक छोटा बच्चा है। हाथ पैर सलामत रहे तभी जाना अच्छा है। आज बेटा भी तभी तक प्यार करता है जब तक छोटा बच्चा है। सुना है समाज में लाचार जिस्म परिवार वालों के लिए बोझ होता है। सुना है समाज में लाचार जिस्म परिवार वालों के लिए बोझ होता है। उम्र भर कौन उसे ताउम्र प्रेम से ढोता है। उड़ने लगे गगन में रिश्ते जमीन से। उड़ने लगे गगन में रिश्ते जमीन से। डरने लगे प्रमोद अपने प्रवीण से। सुना है यहाँ पति पत्नी को, भाई भाई को, बेटा बाप को धोखा देता है। सुना है यहाँ पति पत्नी को, भाई भाई को, बेटा बाप को धोखा देता है। किस्मत वालों को ही ईश्वर सही सलामत जाने का मौका देता है। सोचता हूँ अब आए तो चल दूँ। हाथ पैर सलामत रहे तभी जाना अच्छा है। आज बेटा भी तभी तक प्यार करता है जब तक छोटा बच्चा है। दूसरी कविता, ये कविता पसंद आई आपको, धन्यवाद। दूसरी कविता लिंग भेद। ये दूसरी सामाजिक समस्या। आपने अभी एक सामाजिक समस्या पर सुना, बोझ। अब दूसरी एक सामाजिक समस्या है लिंग भेद। कविता का शीर्षक है लिंग भेद। उस पर देखिए, हास्य को लेकर है कि हमारे एक मित्र हैं यादव जी। हमारे एक मित्र हैं यादव जी, बड़े दुखी थे। पूछा तो बोले सुबह सुबह मन हो गया कड़वा। बहू को लड़की हुई भैंस को पड़वा। हमारे एक मित्र हैं यादव जी, बड़े दुखी थे। पूछा तो बोले सुबह सुबह मन हो गया कड़वा। बहू को लड़की हुई भैंस को पड़वा। मैंने कहा अरे यह तो पूरा मामला ही उलट गया। मैंने कहा अरे यह तो पूरा मामला ही उलट गया। लगता है शनीचर आपसे लिपट गया। फिर बात बनाई कोई बात नहीं। फिर बात बनाई कोई बात नहीं। लड़का लड़की एक समान होते हैं, समझो लक्ष्मी आई। फिर बात बनाई कोई बात नहीं। लड़का लड़की एक समान होते हैं, समझो लक्ष्मी आई। सुनते ही यादव जी तड़प कर बोले, सुनते ही यादव जी तड़प कर बोले, अंधेर है अंधेर, लड़की को लक्ष्मी कहें तो लड़का को क्या, पड़वा को क्या कहेंगे कुबेर। सुनते ही यादव जी तड़प कर बोले, अंधेर है अंधेर, लड़की को लक्ष्मी कहें तो पड़वा को क्या कहेंगे कुबेर। पंडित जी झूठ कब तक समझाइएगा, हकीकत कब बताइएगा। पंडित जी झूठ कब तक समझाइएगा, हकीकत कब बताइएगा। आज कन्या का पिता अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने निकलता है तो वर का घर दुकान, वर का पिता दुकानदार। वर महंगे सामान होते हैं, कैसे कह दूं कि लड़का लड़की एक समान होते हैं। आपने जीवन भर लड़की को लक्ष्मी, लड़के को खर्चीला बताया, मगर जब भी अपने घर का आर्थिक चिट्ठा बनाया, पुत्री को दायित्व व पुत्र को संपत्ति पक्ष में ही दिखाया। मैंने कहा ठीक कहते हैं यादव जी, मैंने कहा ठीक कहते हैं यादव जी। पाने की हवस
और खोने के भय ने ऐसे समाज का निर्माण कर दिया है जहां बेटे पपलू बन आते हैं जीवन में, बेटियां बेड़ियां बन जाती हैं पाँव में, भैंस को फिर भी मिल जाती है जाड़े की धूप, पड़वा ठिठुरता है दिन भर छाँव में। 21वीं सदी का भारत आज भी बहरा है शहर में, गूंगा है गांव में। कविता आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अब तीसरी कविता, समय तो लगता है अभी बहुत। कविता का शीर्षक है सफ़ेद कबूतर। ये देखिए एक दूसरी समस्या पर है, हास्य व्यंग है। मेरी कविताओं में व्यंग अधिक, हास्य कम रहता है, झेल लीजिए। सुनाऊं ना? सफेद कबूतर। घर की छत पर बैठे थे कई सफेद कबूतर, घर की छत पर बैठे थे कई सफेद कबूतर, सबने सब मौसम देखे थे, सबने सब मौसम देखे थे, सब के सब बेदम भूखे थे। घर की छत पर बैठे थे कई सफेद कबूतर, सबने सब मौसम देखे थे, सब के सब बेदम भूखे थे। घर में एक कमरा था, कमरे में अन्न की गठरी थी, मगर कमरा कमरा क्या था, काजल की कोठरी थी। घर में एक कमरा था, कमरे में अन्न की गठरी थी, मगर कमरा कमरा क्या था, काजल की कोठरी थी। एक से रहा न गया, कमरे में गया, अपनी भूख मिटाई और लौट आया। एक से रहा न गया, कमरे में गया, अपनी भूख मिटाई और लौट आया। सबने देखा तो देखते रह गए, आपस में कहने लगे, हम सफ़ेद कबूतरों में यह काला कहाँ से आ गया। सबने चीखा, चोर चोर, काला कबूतर दूर नील गगन में उड़ गया। कुछ समय पश्चात दूसरे से भी रहा न गया, वह भी कमरे में गया, अपनी भूख मिटाई और लौट आया। सबने देखा तो देखते रह गए, हम सफ़ेद कबूतरों में यह काला कहाँ से आ गया। सबने चीखा, चोर चोर, काला कबूतर दूर नील गगन में उड़ गया। धीरे धीरे सफ़ेद कबूतरों का संख्या बल घट गया, नील गगन काले कबूतरों से पट गया। एक समय ऐसा भी आया जब काले कबूतर घर की छत पर लौट लौट आने लगे। सफ़ेद कबूतर या तो कमरे में या नील गगन में उड़ उड़ जाने लगे। जिन्होंने कमरे में जाना स्वीकार नहीं किया, भागना स्वीकार नहीं किया, वे कवि, गुरु या दार्शनिक हो गए। जिन्होंने कमरे में जाना स्वीकार नहीं किया, भागना स्वीकार नहीं किया, वे कवि, गुरु या दार्शनिक हो गए। सबको समझाने लगे, कमरे में अन्न की गठरी है मगर रुको, कमरे में अन्न की गठरी है मगर रुको रुको, कमरा कमरा नहीं काजल की कोठरी है। किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, किसी किसी ने सुना अनसुना कर दिया, मगर उनमें कुछ चालाक ऐसे भी थे, मगर उनमें कुछ चालाक ऐसे भी थे जिन्होंने विशेष परिधान बना लिए, मगर उनमें कुछ चालाक ऐसे भी थे जिन्होंने विशेष परिधान बना लिए। कमरे में जाकर भी हंस की तरह उजले के उजले रह गए। बात मामूली नहीं संगीन है, बात मामूली नहीं संगीन है, उन्हीं की जिंदगी बेहद रंगीन है। उनके लिए हर तरफ मज़ा ही मज़ा है, वे ही तय करते हैं किसकी क्या सजा है। उनका बड़ा ऊंचा जज्बा है, जी हाँ आज घर में उन्हीं का कब्जा है, जी हाँ आज घर में उन्हीं का कब्जा है। अभी कितना समय बचा है हमको नहीं पता, इसमें तो 9 लिख के आ रहा है। धन्यवाद पूजा जी।
प्रदीप भट्टाचार्य जी, आपको भी धन्यवाद। अब एक थोड़ा सा अलग दृश्य दिखाता हूँ, थोड़ा दर्शन में आप आइए। व्यंग कविताएं मैंने 3 सुनाई आप लोगों को। चौथी कविता है मिट्टी। समय है ना अभी, सुनिएगा। मिट्टी मिट्टी है तो मिट्टी होगी, मिट्टी है तो मिट्टी होगी, सूखी होगी गीली होगी, ठंडी होगी तपती होगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी होगी, मिट्टी है तो मिट्टी होगी। मिट्टी है तो मिट्टी होगी, सूखी होगी गीली होगी, ठंडी होगी तपती होगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी होगी, मिट्टी है तो मिट्टी होगी। मिट्टी को आकार दिया तो, रंगों का संसार दिया तो, प्राणों का उपहार दिया तो, माया का बाजार दिया तो, गुड्डा होगा गुड्डी होगी, लड़का होगा लड़की होगी, बुढ़ा होगा बुढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मिट्टी होगी। मिट्टी है तो मिट्टी होगी। चोर सिपाही भी हो सकते, नेता डाकू भी हो सकते, भांति भांति के जीव भी होंगे, दुर्जन होंगे सज्जन होंगे, राक्षस होंगे मानुष होंगे। प्राणों से जब कट्टी होगी, सबकी एक दिन छुट्टी होगी, मिट्टी फिर से मिट्टी होगी। ईश्वर को अब चिट्ठी लिख दो, ईश्वर को अब चिट्ठी लिख दो, सब बातें अब सच्ची लिख दो। ईश्वर को अब चिट्ठी लिख दो, सब बातें अब सच्ची लिख दो। लिख दो मिट्टी गंदी है अब, इंसानों की मंदी है अब। हे ईश्वर अब कट्टी लिख दो, सब मिट्टी को मिट्टी लिख दो। सागर के खारे पानी से, सागर के खारे पानी से पूरी मिट्टी को नहलाओ। सागर के खारे पानी से पूरी मिट्टी को नहलाओ। ज्वालामुखी के अंगारों से बार बार फिर इसे तपाओ। मिट्टी फिर से मिट्टी होगी, सूखी होगी गीली होगी, ठंडी होगी तपती होगी, मिट्टी फिर से मिट्टी होगी। अभी समय है, आप बताएं। इसको हिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समय आप ही को बताना पड़ेगा। पायल सोनी जी सुनी नहीं रही हैं, लग रहा है। एक कविता आज के हालात पर। प्रदीप भट्टाचार्य जी धन्यवाद, आपको जुड़े हैं आप बहुत देर से। कंचन लता चतुर्वेदी जी नमस्कार। एक कविता और सुनाता हूँ, आज के हालात पर है। थोड़ा गंभीर कविता है, हास्य व्यंग से हट के है। हंसना हंसाना, हंसना हंसाना, हंसाना हंसाना पहले भी आसान नहीं हुआ करता था। नाम शीर्षक इसका हंसना हंसाना है, लेकिन ये हास्य कविता नहीं है, क्षमा करिएगा। हंसना हंसाना, हंसाना पहले भी आसान नहीं हुआ करता था, फिर भी लोग हंसते थे हंसाते थे। हंसाना पहले भी आसान नहीं हुआ करता था, फिर भी लोग हंसते थे हंसाते थे। अब तो और भी कठिन हो गया है, अब तो और भी कठिन हो गया है। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है दुखियारों की संख्या।
और हंसाने वाले रोने लगे हैं खुद ही। अब तो और भी कठिन हो गया है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है दुखियारों की संख्या और हंसाने वाले रोने लगे हैं खुद ही। फिर भी यह जानते हुए भी कि नहीं होते जान से ज़्यादा चाहने वाले दुनिया में, फिर भी यह जानते हुए भी कि नहीं होते जान से ज़्यादा चाहने वाले दुनिया में, जब तक जान में जान है खुश रहिए, मस्त रहिए, मरना तो है ही एक दिन, नहीं आता कोई यहाँ अमर होकर। बहुत सी कविताएं मेरे इसी मोबाइल में है जिसको मैं मुँह करके सुना रहा हूँ। 4-5 कविताएं मैंने डायरी में लिखी थी कि आपको जो है सुनाऊं। एक कविता और सुना देता हूँ। एकदम नई कविता है, कोरोना काल का नई कविता है। कविता का शीर्षक है अछूत। कार्यालय वाली कविता इसी में है, मैं भूल चुका हूँ ना कार्यालय वाली कविता, फिर सुनाऊंगा। अछूत एकदम नए संदर्भ में है, नई कविता है कि खबरों में सुना एक देश में एक आदमी मर गया। खबरों में सुना एक देश में एक आदमी मर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मरने वाला वैसे ही मरा था जैसे मरता है कोई आदमी। खबरों में सुना एक देश में एक आदमी मर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मरने वाला वैसे ही मरा था जैसे मरता है कोई आदमी। कुछ दिनों बाद दूसरे देश में एक और आदमी मर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मरने वाला वैसे ही मरा था जैसे मरता है एक आदमी। कुछ दिनों बाद सुना एक और देश में एक और आदमी मर गया, यह सुनकर मैं झुंझला गया। आखिर आदमी के मरने से यह दुनिया इतनी हैरान परेशान क्यों है? हाईलाइट क्यों हो रही हैं आदमी के मरने की खबरें? आदमी तो मरने के लिए ही पैदा होता है, कौन सी बड़ी बात हो गई जो आदमी मर गया। पढ़ा तो चौंक गया, अलग अलग देशों में एक ही रोग से मर रहे हैं आदमी और किसी देश के पास नहीं है रोग की दवा। तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, आखिर मेरे देश में तो अब तक कोई नहीं मरा। आखिर वह मनहूस दिन भी आया जब आदमी से आदमी तक होता हुआ रोग का वायरस मेरे देश में आ गया। फिर भी मैं तनिक न घबराया, मरने वाला मेरे देश का जरूर था, लेकिन मेरे राज्य का नहीं था, मेरे शहर का नहीं था। उससे मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता न था, कोई यारी दोस्ती नहीं थी। मरने वाला आदमी था, फकत एक आदमी। धीरे धीरे रोग ने मेरे राज्य में, मेरे शहर में कदम बढ़ाना शुरू किया। परेशान तो तब जाकर हुआ जब मेरे राजा ने मेरे घर के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। परेशान तो तब हुआ जब मेरे राजा ने मेरे घर के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा, तुम्हें घर में ही रहना है, यह छूत का रोग है, एक दूसरे को छूने से ही नहीं, उसके छुए को छूने से भी फैलता है। अब मैं मरने से अधिक इस बात से परेशान हूं कि गलती से कहीं अछूत न हो जाऊं। अब मैं मरने से अधिक इस बात से परेशान हूं कि गलती से कहीं अछूत न हो जाऊं। वैसे तो अस्पृश्यता के खिलाफ बहुत बार बोला, लेकिन अछूत होना इतना पीड़ादायक होता है, यह अब जाकर समझ में आया। अछूत होना इतना पीड़ादायक होता है, यह अब जाकर समझ में आया। मुझे लगता है मेरा समय हो गया है समाप्त। आप लोग बता नहीं रहे हैं, किसी का कॉल भी नहीं आ रहा है।
कितना बजा? कृपया बताएं। जी धन्यवाद विकास पांडे जी। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। अब मेरी डायरी में नहीं है, अभी भी समय है, तो मैं और बिना अपने मन से ही कुछ सुना दूं जो याद है। अखलाक भारती जी बोलिए, 1:30 बज गया कि नहीं अभी? अरे 2 बजा। कितना समय है अभी? अरे वाह वाह, तो ठीक है, धन्यवाद। समय तो बताइएगा, कितना समय बचा है? समय हो तो मैं एक और सुना दूं कुछ आपको। पांडे जी बोलिए। अच्छा 5 मिनट बाकी है, धन्यवाद। मैं आपको सुनाता हूँ, एक गजल सुना देता हूँ बहुत जल्दी में। आम के टिकोरे अब बड़े बड़े हो रहे हैं, देखिए उसी पर एक गजल है कि डाल में आ गए जब टिकोरे बहुत, डाल में आ गए जब टिकोरे बहुत, बाग में छा गए तब छिछोरे बहुत, डाल में आ गए जब टिकोरे बहुत। एक मिनट सर। डाल में आ गए जब टिकोरे बहुत, बाग में छा गए तब छिछोरे बहुत, पेड़ को प्यार का मिल रहा है सिला, पेड़ को प्यार का मिल रहा है सिला, मारते पत्थरों से निगोड़े बहुत, डाल में आ गए टिकोरे बहुत, धूप में क्या खिली एक नाजुक कली। सुनिएगा, जब कोई गरीब की लड़की जवान होती है, उसी को सांकेतिक भाषा में कहने का प्रयास है कि धूप में क्या खिली एक नाजुक कली, सबने पीटे शहर में ढिढोरे बहुत, डाल में आ गए जब टिकोरे बहुत, बाग में छा गए तब छिछोरे बहुत, वे भी तो एक दिन वे भी तोड़े निचोड़े गए, एक दिन वे भी तोड़े निचोड़े गए, जिसने थैले शहद के बटोरे बहुत, डाल में आ गए जब टिकोरे बहुत। अगला शेर सुनिए कि वक्त पर काम आते हैं खच्चर मेरे, वक्त पर काम आए खच्चर मेरे, हमने रखे थे काबुल के घोड़े बहुत, डाल में आ गए फिर टिकोरे बहुत, फूल खिलने लगे फिर उसी शाख में, फूल अंतिम है, फूल खिलने लगे
फिर उसी शाख में आंधियों ने जिन्हें कल हिलोरे बहुत, डाल में आ गए जब टिकोरे बहुत। नमस्कार, धन्यवाद। पायल सोनी जी का धन्यवाद, परमिला देवी फाउंडेशन का धन्यवाद। अब कविता सुनाते सुनाते गला भर गया, इसलिए आप लोगों को प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। नमस्कार।